होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल के डिटेल लीजिए और ज्वाइन कीजिए। इसमें एक नई कड़ी और जुड़ गई है। जो लोग अपने आप को चाहते हैं कि भाई मैं अपनी तैयारी खुद कर सकता हूँ और अपनी तैयारी के लिए सर मुझे कुछ सीधी सीधी और डायरेक्ट नॉलेज मिल जाए, तो फिर वहां पर आपके लिए हमारा प्री रिकॉर्डेड वर्जन है, उसको आप यूज कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। ये क्रैश कोर्सेज है, यानी तेजी से तैयारी करने के लिए एक बनाया गया तरीका। अगर आप इन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं। आप अगर किसी कानूनी समस्या में हैं और समाधान चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं एक उपयुक्त व्यक्ति हूं जो आपका समाधान कर सकता हूं, तो इसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज डाल दीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट टाइम पर आपको मेरा कॉल आएगा, फिर बात करेंगे। नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप तेजी से बाहर आ पाते हैं अपने झूठे केसेस से। अब अक्सर मैंने कई लोगों से अपने खुद के एक्सपीरियंस पे बात कर रहा हूँ कि बात की है जब वो लोग मुझसे काउंसलिंग लेते हैं अपॉइंटमेंट लेके, तो देखा गया है कि अक्सर लोग इंटरिम मेंटेनेंस और मेंटेनेंस में ही डिफरेंस नहीं कर पाते। बस सीधा बोलते हैं सर 3,000 रुपए का मेंटेनेंस लग गया, 5,000 रुपए का मेंटेनेंस लग गया, सर अभी कोर्ट ने मेरे पे मेंटेनेंस लगाया है। देखिए वो मेंटेनेंस नहीं लगाया है आपके, वो इंटरिम मेंटेनेंस लगाया है, पर अक्सर आप लोग इसको मेंटेनेंस मान लेते हैं और सोचते हैं अब मेंटेनेंस का मैटर खत्म हो गया है। दरअसल यहीं से एक गलती शुरू हो जाती है और आपका भविष्य एक लंबे केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस बेसिक डिफरेंस को जब आप समझने लगेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि आपको अभी लड़ाई लड़नी है और जीतनी भी है और जीतने के पूरे आसार हैं। आज इस वीडियो से आप समझ पाएंगे। देखिए आप पर इंटरिम मेंटेनेंस लग गया है, लगने वाला है। ऐसी सूरत में जब लग जाता है तो आपको पहली बात तो कोई सा भी मेंटेनेंस का केस हो, चाहे वो डीबी में चल रहा हो, चाहे 125 में चल रहा हो, चाहे HML 24 में चल रहा हो, सब में लिखा हुआ है 60 दिन का अर्ली डिस्पोजल होना चाहिए, यानी 60 दिन से भी पहले डिस्पोजल हो जाना चाहिए था मेंटेनेंस के केस का। अभी तो आपका इंटरिम ही डिसाइड हुआ है। अब बात को समझिएगा, इंटरिम मेंटेनेंस का पार्ट है पर इंटरिम मेंटेनेंस फाइनल मेंटेनेंस नहीं है। यानी कि ये तय करना कोर्ट की जिम्मेदारी है। इंटरिम मेंटेनेंस तो सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि हाँ भाई खर्चा शुरू में पत्नी को मिल जाए और वो आराम से अपना एक बार वक्त निकाल सके जब तक कि केस डिसाइड नहीं हो जाता कि उसको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंटरिम इस बात के लिए दिया जाता है कि उसे मेंटेनेंस दिया जाए या ना दिया जाए, क्या वो जो कह रही है वो सच है कि नहीं है, उसके पति ने उसको छोड़ा है या नहीं है, उस पर अत्याचार हुआ है या नहीं है। अब दिक्कत यह है कि हम यहां ध्यान नहीं देते। सबसे पहले इसी कवायद को 60 डेज अर्ली डिस्पोजल को ही अपनी एप्लीकेशन में जोड़ी और उसके बाद कोर्ट से बकायदा इस एप्लीकेशन में लिख कर दीजिए कि आप मेरी पत्नी जो कह रही है, सबसे पहले तो उससे ये पूछिए कि वो मेरे साथ रहना क्यों नहीं चाहती, और अगर वो रहना नहीं चाहती तो उसके क्या पुख्ता सबूत उसने कोर्ट को दे दिए हैं, और जिस तरह से वो निगलेक्ट और रिफ्यूज करने की बात कर रही है, क्या कोर्ट उससे संतुष्ट है? अगर नहीं है तो इस ट्रायल में अब तक उससे सबूत क्यों नहीं मांगे गए? तो ये सब चीजें जब आप एप्लीकेशन में लिखकर और इसे डिसाइड करने में अड़ जाते हैं तो हाँ, एक और चीज मैं फिर वापस बीच में बता देता हूँ। 60 दिन वाली बात, 60 दिन वाली बात पर आपको एम्फेसिस ये देना है कि ये जो भी कुछ मैं पूछ रहा हूं और जो भी कुछ कोर्ट को डिसाइड करना है वो 60 दिन में ही कोर्ट को करना था। अब तक जितना टाइम व्यर्थ हुआ इसके लिए कोर्ट भी बताए। देखिए ये क्वेश्चन का विषय हो जाएगा। अगर आपने कोर्ट से नहीं पूछा तो कल वो कोर्ट ये कह देगी कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपको पैसा देना है। जो व्यर्थ टाइम वेस्ट हुआ या आपकी वजह से नहीं हुआ, जिसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि इस डेट को आपने ये ऑर्डर किया, इस डेट को आपने एडजॉर्नमेंट किया, इस डेट को आपने आगे तारीख दे दी या सामने वाला नहीं आया। ये सब चीजें भी जोड़कर आप ये दिखा सकते हैं कि डिले में आपकी कोई वो नहीं थी तो डेट ऑफ एप्लीकेशन से आपका मेंटेनेंस नहीं बनता है। ये दोनों चीजें जब आप क्लियर करके कोर्ट के सामने रखते हैं तो खुदा ना खास्ता कोर्ट आपके इस एप्लीकेशन को कंसिडर इन केस नहीं करता है तो आपका हाई कोर्ट में क्वेश्चन का मुद्दा बहुत मजबूत हो जाता है। फिलहाल इस पर आप ये कह के जाइए कि 60 दिन का अर्ली डिस्पोजल को ध्यान में रखते हुए मुझे 60 दिन में इस चीज का निर्णय चाहिए कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही तो कोर्ट फिर उसको मेंटेनेंस आगे क्यों देना चाह रहा है। युक्तियुक्त कारण की बात हो रही है कि अगर साथ नहीं रह रही तो युक्तियुक्त कारण कोर्ट को क्यों नहीं बता रही और कोर्ट पूछना भी क्यों नहीं चाह रहा। जो बात उसने कही है, मैंने उसे मारा है, पीटा है, खाने को नहीं दिया, मेंटेनेंस नहीं दिया, वो कोर्ट उससे साबित क्यों नहीं करा रहा। अब आप कई लोग कहेंगे कि क्या सवाल पूछे जा सकते हैं? ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अक्सर कई बार लोगों को ये कहते और सुनते देखा गया है कि कोर्ट से कोई सवाल पूछता है क्या। देखिए साहब, न्याय लेने की अवधारणा के अंदर न्याय देने की अवधारणा से ज्यादा मजबूत चीज यह है कि न्याय लेने वाला कितना ज्यादा खुद के लिए अंदर से एग्रेशन रखता है न्याय लेने की। आपको इतनी बात समझ में आ गई, कोर्ट को इस बात पर बकायदा जोर देना पड़ेगा। आजमाया हुआ तरीका है, इसलिए कह रहा हूं, रिजल्ट्स आए हैं। अगर आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो कोर्ट सामने वाली पार्टी से एविडेंस मांगेगी। अक्सर पार्टी एविडेंस देने के अंदर फेलियर होने लगती है, तब वो केस विड्रॉ करने की पोजीशन में आने लगती है। इस सूरत में आप अगर हिम्मत वाले इंसान हैं या फिर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है तो आप ऐसे केस में जब वो विड्रॉ करने लगे, विड्रॉ की एप्लीकेशन डालने लगे, तो आप अच्छा खासा 420 340 सीआरपीसी मनी एक्सटॉर्शन के केसेस को भी अपनी पत्नी पर लागू कर सकते हैं कि उसने झूठा केस लगाया, अब वो केस विड्रॉ करने की पोजीशन में आ रही है। मेरा ये रिकॉर्ड करीब 70% केसेस के अंदर मैंने अनुभव किया है कि इस तरह की हरकत करने पर, एविडेंस कोर्ट पे दबाव डालकर मंगवाने पर पत्नी पर अक्सर विड्रॉ करती है पत्नी केसेस।
इन केस कोर्ट आपकी ये दरखास्त जो है इस पर ध्यान ना देगा, खारिज कर दे, तो आपको इस कोर्ट में अब लड़ने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने आपके रास्ते ओपन कर दिए कि अब यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। आप इस केस को क्वैश कराने जा सकते हैं या फिर अपील में डाल सकते हैं। मेरा अपना खुद का जो नजरिया है वो है क्वैशिंग का। क्वैशिंग में दो मसले हल होते हैं। पहली चीज कि कानून की परिभाषा यहाँ पे परिभाषित नहीं हुई, ठीक है, आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, ये क्वेश्चन का मुद्दा होता है। तो ये दोनों ही चीजें हमारे रिजॉल्व होने लग जाती हैं। और अगर आप अपील में जा रहे हैं तो उससे बेटर आप 226 में इस केस को दायर करें हाईकोर्ट के अंदर। उससे आपको कानून की परिभाषा का लागू होने का कारण समझाना और समझना कोर्ट से आसान हो जाएगा। इन दोनों स्थिति में ये क्वेश्चन का चांस इसलिए बन जाता है क्योंकि आपने रेलेवेंट सवाल पूछे जो कानून की पालना की बात करते हैं, और कानून की पालना अगर नहीं हो रही है तो कोर्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां नजर आ गई आपके फैमिली या ट्रायल कोर्ट की, और इस वजह से आपको यहाँ छूट मिलेगी ही मिलेगी। पत्नी अगर मेंटेनेंस नहीं दे कि मेंटेनेंस लेने के लिए अगर सबूत नहीं दे रही है तो फिर ऐसी सूरत में ये सवाल उसके सामने एकदम सीधा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने इंटरिम मेंटेनेंस देने में कोई कोताही नहीं बरती। हाँ, यहाँ ज्यादा ध्यान रखिएगा, इंटरिम मेंटेनेंस अगर आपका रेगुलर जा रहा है तो कोई भी कोर्ट आपको गलत नहीं मानेगी और आपके फेवर में ही जस्टिस आएगा। इस बात पे अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं, इंटरिम मेंटेनेंस को ही फाइनल मेंटेनेंस मानते हुए अपने मेंटेनेंस केस को खत्म मान लेते हैं या फिर चलने देते हैं, जबकि मेंटेनेंस केस बीच में पहुंचा है, खत्म नहीं हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपने केस में इस वीडियो को किस तरह से यूज करने वाले हैं। थैंक यू।